जनरल रूट का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। सूरज आसमान में पूरी तरह ऊपर चढ़कर आग बरसा रहा था, मगर रूट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो कैसे भी करके समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था। I have to reach him before nightfall, वरना मास्टर बहुत गुस्सा होंगे। उसके दिमाग में अपने मास्टर लूसीफर से वो आखिरी मुलाकात चल रही थी, जो उसके वहां से निकलने से कुछ देर पहले ही हुई थी। Root. Master, you? What happened? I know what is happening. और हमें उसे रोकना है। मास्टर, मैंने आज ही 2 सोल्जर्स को ग्वालियर भेजा है। सिंडियर्स हमारे allies हैं। I will get ammunition from there and then... उतना टाइम नहीं है। You'll have to do as I say. Okay, मास्टर। मैं सुन रहा हूँ। और फिर लूसीफर ने जो कहा, उसे सुनकर रूट को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। What? What are you saying, मास्टर? इस सब को कोई सेंस नहीं बन रहा है। सब समझ जाओगे, पर तुम्हें अभी निकलना होगा। अभी? Like right now? But कहाँ के लिए, मास्टर? And what do I have to do? तुम्हें भोपाल की ओर जाना होगा। भोपाल से ऑलमोस्ट 4 घंटे पहले तुम्हें वो आदमी मिलेगा जो हमारी हेल्प कर सकता है। कौन? मिर्जा अनवर। मिर्जा अनवर? भोपाल किंगडम का सिक्योरिटी एडवाइजर? वो सिर्फ एक सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। He is a master of dark arts, a worshipper of my father, the Saturn himself. But याद रहे, उससे अपना काम करवाना इजी नहीं होगा। He is a tough one to bargain with. पर तुम्हें कैसे भी नेगोशिएट करना होगा। बिना उसकी हेल्प के everything will be lost. Everything I have waited for, plotted for and dreamt for. Don't worry, master. मैं आपको let down नहीं करूंगा। Then leave right now. हमारे पास टाइम बहुत कम है। Every second matters. Yes, master. I have to make master proud. मुझे टाइमली मिर्जा अनवर तक पहुंचना है कैसे भी। जनरल रूट अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। दूसरी ओर सार्जेंट वॉल्टर्स दर्द से कराह रहा था। जब से हैरी ने उसे काट लिया था, तब से वो एक मामूली इंसान से जंगली भेड़िया बनने लगा था, पर इसका दर्द उसे सहन नहीं हो पा रहा था। प्लीज मुझे मार दो। किल मी बट डोंट टर्न मी इनटू अ मॉन्स्टर। प्लीज नो। प्लीज, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। प्लीज। You want me to kill? Yes, please. Please kill me. Walters, मैं तुम्हारी बात की रिस्पेक्ट करूंगा। I will kill. पर तुम्हें नहीं। मतलब? ध्यान से सुनो। कुछ सुनाई दिया? नहीं। ध्यान लगाओ। तुम अब नॉर्मल पैथेटिक आदमी नहीं हो। तुम मेरे जैसे बनने वाले हो। तुम्हारी सेंसेस स्ट्रांग हो रही है। तुम अंधेरे में देख सकते हो, ज्यादा अच्छे से सूंघ सकते हो और दूर तक सुन सकते हो। कोशिश करो। सुनो कि बाहर से आ रही वो आवाजें क्या कह रही है। सुनो। वॉल्टर्स ने ध्यान से सुनने की कोशिश की और वो अंदर तक कांप गया। नहीं, not them. उनको छोड़ दो। प्लीज लेट देम गो। वॉल्टर्स, तुम ही तो मुझसे प्लीड करके कह रहे थे, किल। अब तुम सुनोगे अपने उन सोल्जर्स की चीखें जो मेरे ये भेड़िए उनके हलक से निकलवाएंगे। आफ्टर ऑल, ये बेचारे बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। इन्हें भरपेट खाना मिलना चाहिए ना। और जब वो खाना खुद चलकर पास आ रहा है, तो मैं इन्हें अपनी भूख मिटाने से कैसे रोक दूं? No, don't do it, please, Harry, वो तुम्हारे भी सोल्जर्स हैं। हैरी इज डेड। मैं हैरी नहीं हूं, बस उसकी मेमोरीज है मेरे पास, क्योंकि ये बॉडी उसी की है। पर उसके अंदर की एनर्जी, उसके अंदर की पावर और उसके अंदर की आत्मा मेरी है, मेरी। तुम कौन हो तुम?
I am the servant of Great Web Wawet, and I, Amenhotep, will do what my master wants. ना मुरादो, उठो और जाओ, अपनी भूख मिटा लो। एक एक को फाड़ खाना, हड्डियां तक चबा डालना। जाओ, क्योंकि आज रात तुम सबको मेरे साथ एक जंग लड़नी है। A war to free our master. A war to free Great Web Wawet. जाओ। प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज प्लीज। सार्जेंट वॉल्टर्स की मिन्नतों से उस दरिंदे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी भेड़िया फौज शिकार पर निकल चुकी थी। उनका निशाना थे वो सोल्जर्स जो अपने सार्जेंट को ढूंढते हुए कल से जंगल में भटक रहे थे। सर, सार्जेंट सर, सार्जेंट वॉल्टर्स सर। सार्जेंट सर, आप कहाँ हैं? चलते चलते पूरी रात बीत चुकी है, टांगे दर्द हो रही है। अब इतने बड़े जंगल में सार्जेंट सर को कहाँ ढूंढे? मैं समझ रहा हूँ, पर यही समय सबसे सही है उन्हें ढूंढने के लिए। रात में फिर ये जंगल खतरनाक हो जाएगा, इसलिए हिम्मत करके जितना ज्यादा हो सके उतना इलाका छान मारते हैं। मुझे एहसास हो रहा है कि सार्जेंट सर यहीं कहीं आसपास है। पर ऐसे भूखे प्यासे कब तक? वो सुना? हाँ, लगता है आसपास कोई भेड़ियों का झुंड है। भेड़ियों का शोर तो तेज होता जा रहा है। सब लोग सावधान हो जाओ, बंदूकें तैयार रखो। इनकी आवाजें तो हर तरफ से आ रही है, लगता है वो हमें घेर रहे हैं। हाँ, और इन बड़ी बड़ी झाड़ियों और घासों के चलते कुछ पता नहीं। गोली चलाओ! ये तो बहुत सारे हैं। ये कितना बड़ा झुंड है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। एक एक करके सैनिकों की संख्या कम होती जा रही थी। भेड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। जंगल में दिन दहाड़े मौत का तांडव हो रहा था और कुछ दूर गुफा के अंदर हताश बैठा हुआ सार्जेंट वॉल्टर्स उन चीखों को सुनकर और भी टूट रहा था। कितना मेलोडियस म्यूजिक है। क्यों वॉल्टर्स, मजा आ रहा है ना? How can you do this? कैसे कोई इस मैसेकर को एंजॉय कर सकता है? कैसे? तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम लोगों से कोई सिंपैथी रखूंगा? तुमने और उस ऑटोमेंस में कोई फर्क नहीं है। तुम सब ने मेरे फेरोज के टूम को अपवित्र किया है। तुम सब ने मेरे इजिप्ट को लूटा, नोचा, हमारे मंदिर तोड़ दिए, हमारी सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। पर अब हमारी बारी है। जैसे ही महान वेपवेवाद एनुबिस की कैद से आजाद होंगे, पूरी धरती पर तुम इंसानों का यही हाल होगा। तुम सबके खून से महान वेपवेवाद की पूजा की जाएगी और पूरी दुनिया में इजिप्ट की सभ्यता दोबारा राज करेगी। वो दरिंदा रात होने का इंतजार कर रहा था। उधर ड्रैकुला अभी भी उन अंधेरी सुरंगों में भटक रहा था, पर अब उस सुरंग में उजाला हो चुका था। देखा, बन गया काम। वैसे तो तुम रॉयल हो, पर एटिकेट्स बिल्कुल नहीं है तुम्हारे अंदर। क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हारी हेल्प की मैंने इस अंधेरी जगह में आग जलाई और तुम्हारे मुंह से एक थैंक यू भी नहीं निकला। रहने दो, तुमसे उम्मीद करना मेरी गलती है। चलो, अब तो उजाला हो गया ना, अब जल्दी से रास्ता ढूंढते हैं और फिर यहाँ से बाहर। अनीता बोलते बोलते चुप हो गई। उसे कुछ ऐसा दिख गया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ओह माय गॉड, ये टनल्स की भूल भुलैया कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, ये बनाई गई है, इंसानों के द्वारा बनाई गई है। अमेजिंग। ये तुम्हें कैसे पता कि ये टनल्स मैन मेड है? अरे सिंपल है, ध्यान से देखो, इसका शेप देखो। ऊपर का हिस्सा आर्च शेप में है और वो भी बिल्कुल स्मूथ, जैसे किसी ने हैमर और चिजल लेकर इन टनल्स को कार्व किया है।
लुक एट द फिनिश। वॉल्स कितनी स्मूथ हैं। अगर ये किसी नदी के बहाव या किसी नेचुरल कारण से बनी टनल्स होती तो इनकी वॉल्स बहुत उबड़ खाबड़ होती। तुम सही कह रही हो, इतनी स्मूथनेस नेचुरल फॉर्मेशंस में नहीं होती, पर अगर ये मैन मेड है तो फिर। ड्रैकुला गहरी सोच में डूब गया और अनीता उन टनल्स की वॉल को बारीकी से देखने लगी। कितना फाइन काम है। दीवारों पर एक भी जगह कोई बम्प नहीं, कोई रफ एरिया नहीं। कहीं ये वही मंदिर तो नहीं जिसकी मुझे तलाश है? पर यहाँ पर मंदिर जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा। कोई आर्टिफैक्ट नहीं, कोई मार्किंग्स नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टनल्स उस मंदिर से कनेक्टेड हो? एक मिनट, यहाँ कुछ है। थोड़ा मशाल पास लाकर देखती हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ लिखा हुआ है। बहुत धूल जमा है इस पर। व्लाद, मिस्टर व्लाद। क्या हुआ? जरा 1 मिनट ये मशाल पकड़ोगे? क्या हुआ? अरे जितना कह रही हो उतना करो। कुछ तो बात है अनीता के बोलने में कि वो जिसके नाम से इंसान की रूह कांप जाए, वो ड्रैकुला किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह आगे बढ़ा और चुपचाप मशाल पकड़कर खड़ा हो गया। हाँ, यहाँ कुछ तो लिखा है। 1 मिनट, एक कपड़े से साफ करना होगा इसे। मेरे बैग में एक कपड़ा होगा। बहुत आराम से साफ करनी होगी धूल। पता नहीं पीछे की लिखावट कितने साल पुरानी हो। ज्यादा कस के रगड़ने से कहीं परत बनकर उखड़ न जाए। अनीता बहुत ध्यान से सुरंग की दीवार के उस हिस्से पर जमी धूल साफ कर रही थी और धीरे धीरे पीछे लिखे शब्द पढ़ने योग्य होते जा रहे थे। यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है। रुको, मुझे पूरा साफ करने दो। हाँ, ये बस थोड़ा सा और। हाँ, हो गया। अब जरा मशाल थोड़ा आगे करना। पढ़ूं तो क्या लिखा है? ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। यस, फाइनली। थैंक यू। धन्य है आपकी महिमा प्रभु, धन्य है। तुम्हें अचानक क्या हो गया? और ये किसको थैंक यू बोल रही हो? उन्हीं को जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। लेकर आए? कौन लेकर आया है? एक ही तो है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या मतलब कि समझ नहीं? अरे हाँ, मैंने तो अभी तक तुम्हें ये ही नहीं बताया कि मैं इस जंगल में कर क्या रही हूँ। बिना उसको समझे तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखो, मैं एक एक्सप्लोरर हूँ और मैं यहाँ कुछ खोजने निकली हूँ। समथिंग स्ट्रेंज, मिस्टिकल, मे बी माइथोलॉजिकल। अगर तुम इन सब स्टोरीज को मिथ समझते हो, और इसी की तलाश मुझे यहाँ लेकर आई है, इन डोंगरगढ़ फॉरेस्ट। तो क्या खोजने निकली हो तुम? पता नहीं। पता नहीं? What do you mean पता नहीं? अभी तो तुमने कहा कि तुम कुछ खोजने निकली हो, पर अब तुम कह रही हो कि you don't have any idea कि तुम क्या ढूंढ रही हो। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन। बचपन से ही मुझे हिस्ट्री और माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मॉम की साइड से मैंने यूरोपियन माइथोलॉजी को काफी डिटेल में सुना था, और पापा की वजह से हिंदू माइथोलॉजी और हिस्ट्री को। ये इंटरेस्ट धीरे धीरे करके एक जुनून बन गया, टू फाइंड आउट द हिडन चैप्टर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और मैं एक एक्सप्लोरर बन गई। शुरुआत में मैंने पुराने स्क्रिप्चर्स को स्टडी करना शुरू किया, और उसके लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी और गया जैसी सिटीज में गई। और वहां से मिली इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके मैंने एंशिएंट टेम्पल्स को ढूंढना स्टार्ट किया। ऐसे टेम्पल्स जिनका मेंशन स्क्रिप्चर्स में तो था, पर अब वो एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा ही एक टेम्पल मुझे मिला मराठाओं के इलाके में, पहाड़ियों में छुपा हुआ। पर वहाँ उस टेम्पल में मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मुझे यहाँ तक भेज दिया। क्या मिला तुमको? उस टेम्पल में एक दूसरे टेम्पल की लोकेशन छुपी थी, वो भी इस तरह कि हर कोई समझ ना पाए। एनीवे, मैंने उस दूसरे टेम्पल को ट्रैक किया, और ऐसे ही मुझे वहाँ भी एक और टेम्पल की लोकेशन मिली। बस ऐसे ही एक दूसरी और फिर तीसरी, और फाइनली मैं यहाँ हूँ। पर इस सब के पीछे की बैक स्टोरी क्या है? क्या कारण है इस तरह से हिंट्स छुपाने का? यही तो तुम समझ नहीं रहे हो। ये कोई रैंडम चीज नहीं है, कुछ छुपाया गया है। पर क्या, ये मैं नहीं जानती। बट इस तरह मंदिर से मंदिर एक पहेली रची गई है, अ रिडल।
और इस रिडल के एंड पर कुछ तो है। पर क्या? एग्जैक्टली क्या है ये तो उस चीज को ढूंढकर ही पता चलेगा। पर नॉर्मली ऐसी पहेलियों को सॉल्व करने के बाद अगर कुछ मिलता है तो वो होता है एक खजाना, अ ट्रेजर, या फिर एक वेपन। हो सकता है। पर फिलहाल इन दीवारों पर लिखा ये श्लोक ये प्रूव कर रहा है कि हम किसी टेम्पल में हैं, या फिर उस टेम्पल की ओर जाने वाले रास्ते में। शायद ये कोई अंडरग्राउंड टेम्पल है जिस तक जाने के लिए हमें इन टनल्स में से सही टनल को ढूंढना होगा। कहीं ये वही चीज तो नहीं जिसके बारे में मैंने सुना था? अरे क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, बस यही कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। इन वॉल्स को ध्यान से देखकर चलते हैं। हालांकि इन पर लिखी इंस्क्रिप्शंस कुछ धुंधली पड़ गई है, पर ध्यान से देखने पर काम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और बाहर निकलने का रास्ता भी। वैसे तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हारी तरह मैं भी एक ट्रेजर ढूंढने आया हूँ। अरे वाह, चलो फिर मिलकर ढूंढेंगे, क्या पता हमारी मंजिल एक ही हो। अनीता की बात सुनकर ड्रैकुला चुप रह गया। उसके चेहरे पर एक कंफ्यूजन साफ दिख रही थी। शायद वो कुछ कहना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था, और कुछ देर सोचने के बाद वो दोनों आगे बढ़ गए। शाम गहरा रही थी और जनरल रूट का घोड़ा हवा से बातें करता हुआ बिना थके बिना रुके दौड़ता ही जा रहा था। तभी अचानक कुछ तीर उसकी तरफ आए। जनरल रूट ने समय रहते घोड़े की लगाम खींच ली और वहीं रुक गया। Who is there? कौन है? ये arrows किसने चलाई मुझ पर? Do you know who I am? जनरल रूट ने बिजली की गति से अपने घोड़े को मोड़ते हुए अपनी तलवार निकाल ली, पर हमलावर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। ये क्या? देखते ही देखते जनरल रूट चारों तरफ से हथियारबंद नकाबपोशों से घिर चुका था। Oh, thugs, dacoits. तुम लोग मुझे लूटने आए हो? I'm an officer in the British Army. तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर मुझको एक स्क्रैच भी लगा तो ब्रिटिश आर्मी तुम सबको ढूंढकर ऐसी मौत देगी कि तुम सब कि हम सबकी रूह कांप उठेगी। यही बात है ना जनरल रूट? कौन है उधर? Come out of the shadows and face me. जनरल रूट ने ओपन चैलेंज दिया था, जिसे सुनकर सब पीछे हट गए। फिर एक साया सामने आया, सर पर साफा, लंबी दाढ़ी और मूछ नदारत। उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। जनरल रूट उसे देखते ही पहचान गया। मिर्जा अनवर। बहुत खूब, आपने तो इस नाचीज को एक नजर में पहचान लिया जनरल साहब। दाद देनी पड़ेगी आपकी याददाश्त और आपकी नजर दोनों की। वैसे जनाब, आज हमारे इलाके में कैसे आना हुआ? मिर्जा अनवर, ब्रिटिश एम्पायर अपने एलाइज को कभी नहीं भूलता है, पर आज मैं तुम्हारे पास अपने काम से आया हूँ। मिर्जा अनवर ने डूबते सूरज की इस रोशनी में जनरल रूट की आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराया। कुछ बातें सरे बाजार नहीं की जाती है जनाब। आप हमारे साथ हमारे मेहमान खाने पर चलिए, आगे की गुफ्तगू वही करेंगे। जनरल साहब को इज्जत के साथ हमारे यहाँ ले चलो। ये हमारे मेहमान हैं, बेहद खास मेहमान। मिर्जा अनवर के जाते ही एक नकाबपोश ने जनरल रूट के घोड़े की लगाम पकड़ ली। वो उन्हें लेकर जंगल के एक कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। उधर रामदास परेशान सा अभी भी जंगल की खाक छान रहा था। घूमते घूमते शाम हो चुकी, समझ नहीं आ रहा मैडम कहाँ चली गई। कहाँ देखूं, किधर ढूंढूं? अब तो सच में बहुत डर लग रहा है। मैडम, मैडम! अरे ये क्या? चलते चलते अचानक रामदास के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो गिरता पड़ता हुआ एक गड्ढे में जा गिरा। ये बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है? जब देखो गड्ढे में गिर जाता हूँ। अब बाहर कैसे निकलूं? रामदास ने खुद को संभालते हुए चारों तरफ देखा। उसे एक सुरंग नजर आ रही थी। अनजाने में रामदास उसी सुरंग की जाल में आ पहुंचा था जिसमें अनीता और व्लैड भटक रहे थे। ये क्या?
ये तो कोई सुरंग लग रही है, पर यहाँ ये सुरंग, शायद मुझे इसी रास्ते आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्या पता रास्ते पर अनीता मैडम मिल जाए। वैसे भी ये सुरंग उत्तर दिशा की ओर ही जा रही है। चलो आगे बढ़ा जाए। रामदास तो अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़ चुका था। उधर जनरल रूट मिर्जा अनवर के मेहमान खाने में पहुंच चुका था। मानना पड़ेगा जनाब, ये नाचीज आज तक आपको सिर्फ बर्तनिया फौज का सिपह सलार समझता था, पर आप तो बहुत बड़े खेल के खिलाड़ी निकले। पर एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, आप मुझसे जो मदद मांग रहे हैं वो बड़ी अजीब सी है। आप उस शैतान को पकड़ने निकले थे, पर अब आप चाहते हैं कि ये नाचीज अपनी रूहानी ताकतों का इस्तेमाल उसी को बचाने के लिए करे। इसमें आपका क्या फायदा है जनाब? कभी कभी वॉर में आपको एक स्टेप बैकवर्ड्स भी लेना पड़ता है, और ये वही स्टेप बैकवर्ड्स है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि मैं उसको पकड़ूंगा नहीं, पर अभी मुझे ये पक्का करना है कि कोई और उसको ना पकड़े। और मैंने सुना है कि तुम्हारे पास वो मिस्टिकल पावर्स हैं जिनका यूज करके तुम यहाँ बैठे बैठे वहाँ मेरा काम कर सकते हो। ये नाचीज आपको निराश नहीं करेगा जनाब, लेकिन इतनी दूर से मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। जंग तो आपके शिकार को ही लड़नी होगी। मैं उसकी सिर्फ एक बार मदद कर पाऊंगा, सिर्फ एक बार। वही सफिशिएंट होगा मिर्जा। तुम व्लाद के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो। उसके लिए एक चांस काफी है पूरा गेम बदलने के लिए। जस्ट वन। ठीक है जनाब, तो कब करना होगा मुझे ये काम? जैसे ही मेरे मास्टर मुझे सिग्नल देंगे। ठीक है, तब तक आप हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाइए। ब्रिटिश एम्पायर इस हेल्प को याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा। ब्रिटिश एम्पायर को अभी मुझ जैसों की हेल्प की और जरूरत पड़ने वाली है जनाब। मतलब? लगता है आजकल आप खबरों से बहुत दूर रहते हैं। आपकी सल्तनत के खिलाफ एक बगावत की तैयारी चल रही है। झांसी, कानपुर, मेरठ जैसे बहुत से शहरों से खबर आ रही है कि बर्तनिया हुकूमत को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई जा रही है। मौसम बिगड़ने वाला है जनाब। ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करना अपनी मौत की डेट को पास बुलाने की तरह है। बाकी एक बार ड्रैकुला मेरे कब्जे में आ गया तो मैं इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड पर रूल करूंगा। तुम्हारे ख्वाब बहुत बड़े हैं जनरल, पर जो ख्वाब तुम्हारा है वही मेरा है, और दोनों में से एक का ख्वाब पूरा हो सकता है, यानी मेरा। शतरंज के इस खेल में हर प्यादा अपनी ही चाल चल रहा था और हर प्यादा राजा बनने के सपने संजोए बैठा था। पर उन सब के ख्वाबों की चाबी सिर्फ एक थी, व्लाड यानी ड्रैकुला। ये देखो, यहाँ पर दीवारों पर चित्र बने हुए हैं। ये तो शायद नहीं, ये तो पक्का रामायण के चित्र है। ये देखो, ये हनुमान जी है। हनुमान, द मंकी गॉड। हाँ वही, बट तुम्हें ये सब कैसे पता? बस पता है। नहीं, तुम कुछ तो छुपा रहे हो। आखिर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? और तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल क्या हुआ? बताओ भी, मैं तुमसे कुछ पूछ। फिर वही स्मेल। स्मेल? कैसी स्मेल? ये स्मेल मुझे पहले भी आई थी, जहां पर तुमने मुझे अपना ब्लड पिलाया था, और फिर उस एलिफेंट से भी सेम स्मेल आ रही थी। मैं समझी नहीं, कैसी स्मेल है? एक अजीब सी स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अनीता, हम इन टनल्स में अकेले नहीं हैं। ड्रैकुला और अनीता डोंगरगढ़ के जंगल के नीचे बनी सुरंगों की भूल भुलैया में भटक रहे थे कि अचानक ड्रैकुला सतर्क हो गया। हम यहाँ अकेले नहीं हैं। क्या मतलब? कोई हमारा पीछा कर रहा है। पीछा? कौन पीछा कर रहा है? वो दरिंदा? नहीं, ये कुछ और है। कुछ। अनीता, पीछे हटो। ड्रैकुला ने अनीता को पीछे धकेल दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस आती हुई आफत का गला पकड़ लिया। ये क्या है? ये तो कोई बौना है। ये कोई नॉर्मल ड्वार्फ नहीं है, ये मरा हुआ है, एक चलती फिरती लाश। लाश? ठीक उस एलिफेंट की तरह। यस। ओह, मैं समझ गई। इन्हें हमारे यहाँ वेताल कहते हैं।
पर ये यहाँ कैसे? ड्रैकुला ने अनीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान पास आते हुए शोर पर था। पूरी सुरंग में अब एक नारा गूंज रहा था। ये क्या है? अनीता भागो यहाँ से। पर तुम? इससे पहले कि ड्रैकुला अनीता के सवाल का जवाब देता, बॉनो की वो फौज जंगली जानवरों के झुंड की तरह उस पर टूट पड़ी। अनीता भागो यहाँ से, जाओ। पर मैंने कहा जाओ। हाँ? हे भगवान, ये तो बहुत सारे हैं। ड्रैकुला उन बॉनों का सामना कर रहा था, वहीं अनीता दूसरी दिशा में भाग चुकी थी। बॉने संख्या में ज्यादा थे, वो ड्रैकुला को जगह जगह काट रहे थे और ड्रैकुला का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। सुरंग उन बॉनों से भरती जा रही थी। ड्रैकुला एक एक करके उनको चीर रहा था, लेकिन वो बॉने मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ड्रैकुला को समझ आ चुका था कि इन बॉनों को मारना आसान नहीं था। वैसे भी जो पहले से मरा हुआ हो उसको कोई कैसे मार सकता है? ड्रैकुला उस वेताल सेना को हराने का रास्ता ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अनीता बचकर निकलने का रास्ता खोज रही थी। ओह नो, सामने तो 3 सुरंग है, किसमें जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है कोई वेताल मेरा पीछा कर रहा है। आने दो उसको, मैं इसी मशाल से उसे जला दूंगी। अनीता मशाल लेकर तैयार थी और कुछ ही सेकंड में उसके सामने एक वेताल खड़ा था। आजा, आजा, मुझे काटने आया ना तू? पास आ, फिर तुझे बताती हूँ। ये ले बॉने। अनीता ने अपनी तरफ दौड़ते हुए बॉने पर मशाल से वार कर दिया और उसका जिस्म धधक उठा। अब जल के मर जा, बड़ा आया था मेरा शिकार करने। अनीता अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाई क्योंकि अचानक आवाजों का शोर तेज हो गया था। ओ नहीं, लगता है बहुत सारे वेताल इधर आ रहे हैं। मैं इतने सारों से अकेले नहीं लड़ सकती, मुझे भागना चाहिए। पर किस सुरंग में जाऊं? अनीता ने भागने का निर्णय लिया और कुछ देर सोचने के बाद एक सुरंग में ओझल हो गई, जहां एक और ड्रैकुला उन शैतान बॉनों से जूझ रहा था और अनीता भागकर अपनी जान बचा रही थी। वहीं सूरज डूबने के साथ वो दरिंदा भेड़िया भी शिकार पर निकल चुका था। चलो वॉल्टर्स, शिकार का समय हो गया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम मना करने की हालत में नहीं हो वॉल्टर्स। आज आसमान में फुल मून है, यानी तुम अब मेरे गुलाम हो और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। मेरे पीछे आओ। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा हूं? वॉल्टर्स अब अपने शरीर का कंट्रोल खो चुका था। उसके कदम उसे उस केव के बाहर खींच रहे थे और वो आगे बढ़ने को मजबूर था। नहीं, 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 नहीं। वॉल्टर्स गुफा से बाहर आ चुका था। चांद की रोशनी उसके पूरे शरीर को नहला रही थी और भेड़ियों के उस रुदान के बीच उसका रूप बदल रहा था। ये क्या हो रहा है? What is happening to me? Welcome वॉल्टर्स। बेवाद की वफादार सेना में तुम्हारा स्वागत है। अब चलो ड्रैकुला का शिकार करने। जाओ, पूरे जंगल में फैल जाओ। आज हमें इतिहास लिखना है। वॉल्टर्स, तुम मेरे साथ रहोगे। चलो व्लाड को ढूंढने। भेड़ियों के ये रुदान पूरे जंगल को बता रहा था कि आज की रात कयामत की रात है और कहीं दूर बैठे उस साधु को इस बात का एहसास बहुत अच्छे से हो चुका था। बाबा, बाबा। अरे जनगर, तुम शेष कबीले वालों के साथ नहीं गए? मैंने कहा था ना कि वन से दूर चले जाना। बाबा, आप जानते हो कि मैं आपको छोड़ के ना जा सकूं, पर बाकी सब सुरक्षित है को। तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव में मुझे अपना अक्स दिखता है जनघर। क्या आप भी किसी साधु के सेवक थे को? आज भी हूँ। उनकी सेवा में ही मैं यहाँ हूँ। उनकी सेवा ही मेरे अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है। कौन बाबा? फिर कभी बताऊंगा जनगर, अभी समय प्रतिकूल है। बाबा, आपने बताया ना कि यो भेड़ियों रो क्यों रहे हैं गो? काल चक्र के पतल पर एक महायुद्ध का आज प्रारंभ हो रहा है जनघर।
दुष्ट शक्तियां अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चलायमान हो चुकी है। बाबा, बचपन मां लोक कथाओं में सुना है गो कि बुराई पर अच्छाई हमेशा जीते है गो। तो क्या इस लड़ाई में भी? ये कलयुग है जनघर, काली शक्तियों का युग। जैसे सर्प के विष का उपचार सर्प के विष से बनी औषधि करती है, उसी प्रकार इस महायुद्ध में दुष्टता का प्रतिकार दुष्ट ही करेगा। किंतु वो दुष्ट विजयी होगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जब चुनाव का समय आएगा तो वो क्या चुनेगा, अच्छाई या बुराई। अब जाओ जनघर, इसे हमारा निर्देश समझो, प्रार्थना समझो या आदेश, पर अपने कबीले के पास लौट जाओ। पर बाबा, जाओ जनघर, गुरु के आदेश का सम्मान करो। ड्रैकुला को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि दुनिया का भविष्य उस पर निर्भर था और उसका जीतना जरूरी था। वो तो अभी 3 फुट के उन मुर्दा बौनों से ही नहीं जीत पा रहा था। चटिया मटिया ड्रैकुला को थका रहे थे। उधर अनीता भागते भागते एक सुरंग से दूसरी सुरंग में भटक रही थी। हे राम, थक गई मैं तो। पता नहीं है टनल्स की भूल भुलैया कहाँ खत्म होगी। पर अब तो भूख और प्यास से बुरा हाल हो रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब जाऊं कहाँ। लगता है मैंने उनको चकमा दे दिया। कोई आवाज नहीं आ रही है। सही है, अब थोड़ा आराम से देखती हूँ। इन दीवारों पर कोई ना कोई हिंट या डायरेक्शन जरूर मिल जाएगा। हाँ, यहाँ कुछ तो है। एक मिनट, ये तो रामायण का सीन लगता है। हनुमान जी लग रहे हैं, पर बच्चे जैसे। कहीं ये देखना पड़ेगा। नहीं, इस तरफ तो कुछ नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। एक मिनट, ये तो आगे देखना होगा। आगे क्या है? हाँ, ये तो रामायण का चित्रण है, किष्किंधा कांड का। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि कैसे उन्होंने बचपन में सूर्य को निगल लिया था, और उसके बाद इंद्र ने गुस्से में उन पर, हाँ, ये आगे वही बना है। इंद्रदेव ने अपने वेपन वज्र से उनको मारा था, जिससे वो बेहोश हो गए थे। और फिर वायुदेव ने पूरी दुनिया की ऑक्सीजन हटा दी थी, पर पीछे की वॉल्स तो खाली थी। इस अकेले एक पार्ट का यहाँ होने का क्या कारण है? अगर रामायण को इन वॉल्स पर म्यूरल की तरह उतारना ही था तो और भी इवेंट्स थे। जगह जगह हनुमान जी की आरती, श्लोक एटसेट्रा तो लिखे हुए थे, पर ये म्यूरल, और वो भी सिर्फ एक इवेंट का। मुझे आगे देखना चाहिए कि आगे क्या है। ये तो आगे की स्टोरी है, वायुदेव के ऑक्सीजन रोकने से लेकर हनुमान जी के होश में आने तक की। एक मिनट, ये आगे क्या है? ये तो सिमिलर म्यूरल्स हैं। हनुमान जी सन को निगल रहे हैं। एक मिनट, ये क्या है? हाँ, ये इवेंट तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, ना कभी सुना। ये आखिर है क्या? मुझे ध्यान से एक एक म्यूरल को देखना होगा। शायद इसी में यहाँ से निकलने का कोई राज छुपा है, या शायद कुछ और। अनीता शायद एक सच के काफी करीब पहुंच चुकी थी, पर अभी उसे उस सच को समझना बाकी था। वहीं उस जंगल से दूर एक नया खेल चालू होने जा रहा था, जिसके अहम किरदार थे जनरल रूट और मिर्जा। मिर्जा, तुम्हारा आदमी ये सब गोट्स को क्यों ला रहा है? जनाब, आपने हमारी मदद मांगी है और आपकी मदद करने के लिए हमें भी किसी की मदद लेनी होगी। बस उसी गुमनाम मददगार के लिए एक कुर्बानी है। जनरल रूट चुपचाप देखता रहा और मिर्जा के आदमियों ने 18 बकरों को 6-6 की 3 कतारों में बांधकर खड़ा कर दिया। सभी अपनी अपनी जगह ले लो। मिर्जा का आदेश होते ही हर बकरे के बगल में उसका एक आदमी तलवार लेकर खड़ा हो गया। जनाब रूट साहब, आप आराम से तशरीफ रखिए और इस नाचीज को अपना काम करने दीजिए। ठीक है मिर्जा। जनरल रूट चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया और मिर्जा को देखने लगा। उकादिम लेका दमन, उकादिम लेका लिमन, ताला इलाया ला इब्लिसु,
आया नब्दा कल वफिया। अचानक वहां तेज हवाएं बहने लगी थी। मिर्जा क्या कर रहा था ये रूट को पता नहीं था, लेकिन उसको ये समझ आ रहा था कि मिर्जा किसी शैतानी शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसी शैतानी शक्ति को जिसका इस खेल में शामिल होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होने वाला था।